देखिए, बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुँच सकते। कहने का मतलब ये है कि मंजिल मिल जाएगी भटकते-भटकते सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप घर से निकलिए, अपनी यात्रा को शुरू कीजिए। कहने का मतलब है कि आज से जो है अभी से दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे अपना लक्ष्य जो है हासिल करना है और उसके लिए जो है आपको जिस भी रास्ते से गुज़रना पड़ेगा, उससे आप गुज़रने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, आज 11 नवंबर का दिन है और आज की वीडियो में टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के पीडीएफ को। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और देखिए, अक्टूबर महीने के मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों अपलोड हो चुका है, इसको देख लीजिएगा। और साथ में जितने भी मंथली करंट अफेयर के, ईयरली करंट अफेयर के वीडियो हैं उनको देख के रिवाइज करते रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप 100% स्कोर कर सकें करंट अफेयर के सेक्शन में। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान जो है किसको दिया गया। तो देखिए, जो आपके पत्रकार अजीत अंजुम हैं जो कि यूट्यूब पर पत्रकारिता करते हैं, तो इनको जो है 2021 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया गया है। और देखिए, एक खास बतौर है जहाँ पे एक महिला का फोटो भी दिख रहा है और इनको भी मिला है 2022 के लिए। नाम क्या इनका है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, याद कर लीजिए कि जो आपके अजीत अंजुम हैं इनको 2021 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया गया है। और एक वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर हैं अजीत अंजुम, ठीक है। और देखिए, इसके साथ ही 2022 का जो कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान है ये दिया गया है आरफा खानम को। फोटो यहाँ पे दिख रही है। तो 2022 का जो कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान है ये आरफा खानम को दिया गया है। इनका पूरा नाम है आरफा खानम शेरवानी। देखिए, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से दिया जाता है। और अगला कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं। तो देखिए, हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और खास बात 2022 के लिए इसकी थीम रखी गई है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। और देखिए, इस दिवस को साल 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को के द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया था। और अगला कि फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। तो देखिए, फोर्ब्स टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, फोर्ब्स के 6वें वार्षिक फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 20वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए, फोर्ब्स के द्वारा तैयार की गई इस पूरी सूची में 50 कंपनियां हैं और कई टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इस सूची में शामिल हैं। और देखिए, फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले स्थान पर रखा गया है। याद रखिएगा, फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को पहले स्थान पर रखा गया है और उसके बाद अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, फिर आईबीएम, फिर अल्फाबेट और एप्पल का नाम है। और देखिए, इस रैंकिंग में 2 से लेकर 12वें स्थान तक अमेरिकी कंपनियों ने जगह बनाई है। वहीं 13वें स्थान पर जर्मनी की ऑटो कंपनी BMW ग्रुप, 14वें नंबर पर अमेजॉन और 15वें नंबर पर फ्रेंच कंपनी डेकाथलॉन है। चौथा प्रश्न है कि राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए, अब केरल में आप कहीं भी जाएंगे, पूरे राज्य में किसी भी जिले में आपको सोने का एक ही भाव मिलेगा। देखिए, हाल ही में देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और आल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच में एक बैठक हुई और यहाँ पर 916 सुत्ता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य जो है एक समान रखने का निर्णय लिया गया। यानी कि पूरे राज्य में केरल में कहीं भी 22 कैरेट का आप सोना खरीदते हैं तो उसका रेट जो है पूरे राज्य में एक समान होगा। अगला कि मालाबार नौसेना अभ्यास जो है ये किन देशों का सैन्य अभ्यास है। देखिए, जो मालाबार नौसेना अभ्यास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 के यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था।
तो उस एग्ज़ाम में मैं खुद अपीयर हुआ था और ये प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास किन-किन देशों के बीच में होता है और अभी हाल ही में रिसेंटली किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जो है शामिल किया गया। तो देखिए इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा, ध्यान सुनिए। देखिए वर्तमान समय में जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में होता है। देखिए आपको बता दूँ, जो मालाबार अभ्यास है ये 1992 में शुरू हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, और उसके बाद फिर जापान को 2015 में इस अभ्यास में शामिल किया गया। और उसी समय फिर यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अभी हाल ही में किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया गया है। तो ये देश आपका था, इसका सही उत्तर था जापान, ठीक है। लेकिन बाद में फिर जो है समय बढ़ते गया, मतलब समय बदलते गया और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जो है शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में ये 4 देशों का एक नौसैनिक अभ्यास है मालाबार। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल होते हैं। देखिए इस साल जापान के योकोसुका में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नौसैनिक बल अगले महीने की 18 दिसंबर तक जो है, यानी कि इस महीने 8 नवंबर से 18 नवंबर तक जो है इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और देखिए इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कामोर्टा ने जो है भाग लिया। इसको नोट कर लीजिएगा। तो 8 नवंबर को मालाबार अभ्यास शुरू हुआ है और 18 दिसंबर तक चलेगा। और याद रखिएगा आयोजन स्थल इसका क्या है, जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये इस साल इसका 26वां मतलब क्रम होगा। और ये 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है ये जापान के योकोसुका में आयोजित हो रहा है। योकोसुका ये आयोजन स्थल है, नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए अभी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम के से जो है कम 15,000 लोगों की मौत हुई है। देखिए यूरोप के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि स्पेन में लगभग 4,000, पुर्तगाल में लगभग 1,000 से अधिक और ब्रिटेन में 3,200 से अधिक और जर्मनी में लगभग 4,500 लोगों की मौत जो है गर्मी के कारण 3 महीने के दौरान दर्ज की गई। तो देखिए इस साल गर्मी बहुत भीषण पड़ी ही थी, बारिश कम हुआ और सबसे अधिक प्रभाव यूरोप में देखने को मिला। वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ी क्योंकि वहाँ के लोग उतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अधिक टेम्परेचर के कारण उनका निधन हो गया, यानी कि मौतें हो गई। तो याद रखिएगा 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से जो है कम 15,000 लोगों की मौत हुई, ऐसा WHO की रिपोर्ट में बताया गया है। और WHO की बात करें तो देखिए इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और 7 अप्रैल 1948 को इसको स्थापित किया गया था। सातवां प्रश्न की हाल ही में किसे ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है। तो देखिए शिव नारायण चंद्रपाल को ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है। और देखिए इस साल टोटल 3 लोगों को जो है ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है। इसमें पहला नाम है शिव नारायण चंद्रपाल, दूसरा नाम है चार्लोट एडवर्ड और तीसरा नाम है अब्दुल कादिर। तो इन दोनों को 2022 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है ICC के। देखिए जो आपके चंद्रपाल हैं यानी कि शिव नारायण चंद्रपाल हैं, ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के जो है बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी रह चुके हैं और इन्होंने कुल 11,867 टेस्ट रन बनाए हैं, जिसमें 30 टेस्ट शतक लगाए हैं इन्होंने। और चंद्रपाल ने अपने करियर में 164 टेस्ट और 268 एक दिवसीय और 22 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में शिव नारायण चंद्रपाल, चार्लोट एडवर्ड और अब्दुल कादिर इन तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया। और आठवां प्रश्न की अरोड़ा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। तो देखिए ये राज्य आपका मैरीलैंड है। याद रखिएगा कि अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है मैरीलैंड, वहाँ पर उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। कौन? भारत की अरोड़ा मिलर। देखिए जो भारत की अरोड़ा मिलर हैं ये जो है डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार बनी थी और उन्होंने चुनाव में जीत भी दर्ज की। देखिए जो भारतीय मूल की अरोड़ा मिलर हैं, इनका जन्म 1964 में हैदराबाद में हुआ था। हालांकि जब वह 7 साल की तब उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गया था।
अगला कि कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। तो देखिए जो आपकी स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, ये भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। आपको बता दूं हैदराबाद की ये स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो हैदराबाद की स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है एक रॉकेट है, इसका नाम है विक्रम एस। ठीक है, तो विक्रम एस को 12 से 16 नवंबर के बीच में लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो 12 से 16 नवंबर के बीच में जो है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा एक रॉकेट जिसका नाम विक्रम एस है इसको लॉन्च किया जाएगा। देखिए इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है और इसमें 3 कंज्यूमर पेलोड होंगे और इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के साथ ही जो आपकी कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, ये अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बनने जा रही है। तो ये भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। और अब इस कंपनी का नाम जान लेते हैं जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, जो कि निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करने जा रही है पहली बार। तो देखिए स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके संस्थापक हैं पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका, और इसकी स्थापना 12 जून 2018 को की गई थी। 10वां की भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। तो देखिए जो भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण है ये गृह मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। और आपको बता दूं गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं के फील्ड वीडियो के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण को पूरा किया है। और जो आपका ये मातृभाषा सर्वेक्षण है ये उन मातृभाषाओं का सर्वेक्षण करता है जो 2 या 2 से अधिक जनगणना दशकों में लगातार बोली जाती हैं, साथ ही भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण भी करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम भारत के लोगों को पता चला कि भारत में कुल 576 स्थानीय भाषाएं हैं जो आमतौर पर बोलचाल में यूज़ होती हैं। ठीक है, जो उनकी मदर टंग है। जैसे कि आप किसी भी बंगाली से मिलेंगे तो वो जो है बंगाली में ही बात करेगा। ठीक है, मतलब एक बंगाली दूसरे बंगाली से बंगाली भाषा में बात करेगा। और किसी भी बिहार के व्यक्ति से बात करेंगे तो वो अपनी भोजपुरी में ही बातें करेंगे। देखिए भोजपुरी जो है ये छोटी मोटी भाषा नहीं है, ये विदेशों में भी बोली जाती है, सिंगापुर वगैरह में। और नेपाल में लगभग 40% लोग जो है ये भोजपुरी ही बोलते हैं। अगर आप नेपाल में जाएंगे जो इंडिया से सटे हुए बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी भोजपुरी लोग बोलते हैं, भोजपुरी गाने सुनते हैं, भोजपुरी फिल्में देखते हैं। तो मैं तो एक बार गया था तो वहाँ पे जब एक नेपाली ने कहा कि का हो का पीवा, तो मुझे लगा कि मतलब यार यहाँ के लोग भोजपुरी कैसे बोलते हैं। तो हमने भी कहा कि 2 कप चाय ले आवा और नमकीन ले आवा। तो ये भोजपुरी है और भोजपुरी की मिठास है। तो कुल ऐसी ही 576 भाषाएं हैं जिनका अभी हाल ही में सर्वेक्षण में पता चला है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण में। और इस सर्वेक्षण को कराया था किसने, गृह मंत्रालय ने आयोजित कराया था। और अगला प्रश्न है कि 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है। तो देखिए अगले साल मेजबानी करने जा रहा है भारत G20 सम्मेलन की, और इसमें जो है इसकी थीम डिसाइड की गई है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये खास बात, ये अंग्रेजी में इसकी थीम है और हिंदी में इसकी एक्चुअल थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देखिए हाल ही में विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये तो हो गई अगले 2023 की बात। देखिए इस साल की बात करें तो इस साल का अपडेट हम ले लेते हैं कि इस साल G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। देखिए इस साल जो 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन था तो ये नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा। यानी कि इसी महीने में नवंबर में इंडोनेशिया में आयोजित होगा, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से यानी कि अगले महीने से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और सबसे खास बात, भारत जो है ये टोटल 1 साल की अवधि के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा, यानी कि अगले साल नवंबर तक करेगा और फिर दिसंबर में किसी और देश को अध्यक्षता हैंडओवर कर देगा। देखिए भारत जो है ये G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। और ख़ास बात देखिए अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील यह रखेगा। अध्यक्षता के दौरान यानी कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील
ये मिलकर ट्रोइका का गठन करेंगे। यानी ट्रोइका क्या है, ये 3 देशों का एक समूह होगा, भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील का। देखिए ये पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेंगी। देखिए ट्रोइका जो होगा ये G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश यानी कि इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं। देखिए ट्रोइका का एक तरीके से मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। देखिए वर्तमान में इंडोनेशिया जो है क्या कर रहा है, ये G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और फिर अब जो है भारत को अध्यक्षता मिलेगी, और इसके बाद फिर जो है ब्राज़ील को जो है G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। यानी कि अभी देखिए अगले दिसंबर से जो है भारत G20 का अध्यक्ष बनेगा, और उसके बाद फिर नवंबर तक रहेगा, और उसके बाद फिर जब नवंबर में मतलब जब भी ये सम्मेलन आयोजित होगा, उसके बाद फिर जो है सम्मेलन आयोजित करने के बाद वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि अब जो है ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपी जाएगी दिसंबर से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए G20 समूह की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका G20 समूह है, इसका गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। और इसके गठन का उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। यानी कि G20 के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, तो इनकी टोटल पॉपुलेशन अगर जुड़ी जाए तो पूरी दुनिया की 60% आबादी है G20 देशों की, और वैश्विक जीडीपी का टोटल 80% हिस्सा है पूरे G20 के मेंबर देशों का, और वैश्विक व्यापार का 75% G20 देशों का जो समूह है उनका शामिल है। तो G20 समूह की बात करें तो देखिए इसमें सदस्य के रूप में कौन कौन सदस्य हैं। देखिए G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। सबसे खास बात, स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में जो है G20 में आमंत्रित किया जाता है। तो ये था G20 का पूरा डिटेल, नोट कर लीजिएगा इसको। और अगला है कि एडिडास कंपनी ने अपने नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया है। तो देखिए ब्योन गुल्डेन को, देखिए नाम बहुत मस्त है, ब्योन गुल्डेन। तो ब्योन गुल्डेन को एडिडास का नया CEO बनाया गया है। देखिए जो आपके गुल्डन है, ठीक है, यानी गुल्डेन है, ये जो है इससे पहले अपने प्रतिद्वंदी पूमा के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। देखिए पूमा और जो आपका एडिडास है, ये दुनिया का बहुत ही बेहतरीन ब्रांड माना जाता है। ये स्पोर्ट वगैरह के जो है जूते वगैरह जो भी है, मतलब स्पोर्ट वाले सामान बनाते हैं, ठीक है। तो पहले पूमा के चीफ एग्जीक्यूटिव थे कौन, ब्योन गोल्डन, और अब जो है ये एडिडास के CEO बन जाएंगे, और ये जनवरी से अपना पद संभालेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक खास बात, जो एडिडास है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि एडिडास जो है ये किस देश की कंपनी है। तो एडिडास एक जर्मन कंपनी है, और एडिडास का मुख्यालय कहाँ पे है, जर्मनी के हर्जो गेरा गेनाराच में। नाम थोड़े से टेढ़े होते हैं, तो हर्जो गेनाराच में जर्मनी के जो है मुख्यालय है एडिडास का, और इसके फाउंडर हैं एडोल्फ डेसलर, और स्थापना इसकी 18 अगस्त 1949 को की गई थी। 13वां प्रश्न है कि 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो उत्तर प्रदेश में 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी होने वाली है। देखिए खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा सहित उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित होगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा सहित जो है उत्तर प्रदेश के जो ये 4 शहर हैं, मतलब यहीं पे आयोजित होगा। और देखिए खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में देश भर के 150 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 4500 एथलीट भाग लेंगे, और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में 26 वर्ष से कम आयु के एथलीट भाग लेंगे इसमें। और देखिए उड़ीसा और कर्नाटक के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में जो 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये आयोजित किया जाएगा। अगला है कि क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 में किस शिक्षण संस्थान ने शीर्ष 50 में जगह बना ली है। तो देखिए हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 जारी की गई, जिसमें जो है भारत के 2 शिक्षण संस्थान हैं जिनका नाम है IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। तो इन दोनों को जो है टॉप 50 में जगह मिली है।
इनकी एक्चुअल रैंकिंग और भारत में इनकी रैंकिंग मैं बताता हूँ। देखिए क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में जगह बनाने वाला जो आईआईटी बॉम्बे है, इसकी वैश्विक रैंकिंग 40 है, ठीक है। और इसकी भारत में रैंकिंग जो है 1 है। और देखिए भारत का जो दूसरा शिक्षण संस्थान है आईआईटी दिल्ली, इसकी वैश्विक रैंकिंग 46 है, यानी कि एशिया के सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थानों में आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पर है। और तीसरा शिक्षण संस्थान भारत का है आईएससी बेंगलुरु, ये 52वें स्थान पर है सूची में। और इस सूची में जो चौथा शिक्षण संस्थान भारत का है, इसका नाम है आईआईटी मद्रास, ये 53वें स्थान पर है। देखिए इसकी मैं ग्लोबल रैंकिंग बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बाकी क्रम आपको दिख ही रहा होगा, भारत में इनकी रैंकिंग क्या है। तो देखिए जो क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 है, इसमें आईआईटी मद्रास 53वें स्थान पर रखा गया है। और आईआईटी खड़गपुर को दुनिया नहीं, एशिया का 61वां सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थान बताया गया है। और इस सूची में आईआईटी कानपुर 66वें, दिल्ली विश्वविद्यालय 85वें, आईआईटी रुड़की 114वें और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली 119वें स्थान पर है। और 124वें स्थान पर है आईआईटी गुवाहाटी। और एशिया के सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थानों में वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि वीआईटी जो है 173वें स्थान पर है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय 181वें, जादवपुर विश्वविद्यालय 182वें, अन्ना विश्वविद्यालय 185वें, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 185वें और आईआईटी इंदौर 185वें, यानी कि संयुक्त रूप से 185वें स्थान पर 3 विश्वविद्यालय हैं, अन्ना विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और आईआईटी इंदौर। और 188वें स्थान पर है बीट्स पिलानी और 188वें स्थान पर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, यानी कि दोनों को संयुक्त रूप से 188वें स्थान पर रखा गया है। और 200वें पोजीशन पर एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा है। तो ये था आपका क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023, जिसमें भारत के 2 शिक्षण संस्थानों आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को टॉप 50 में जगह मिली है। और इनकी वैश्विक रैंकिंग क्या है, आईआईटी बॉम्बे जो है ये 40वें स्थान पर है और आईआईटी दिल्ली जो है ये 46वें स्थान पर है एशिया के सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थानों में। अगला कि हाल ही में फोर्ब्स की नई लिस्ट में एशिया की टॉप महिला उद्यमियों में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। तो देखिए फोर्ब्स की अभी हाल ही में एक नई सूची जारी की गई है, जिसमें एशिया की टॉप महिला उद्यमियों की सूची बनाई गई है, जिसमें टोटल 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, नाम उनका जो है उस लिस्ट में। देखिए फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित सूची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की चेयरपर्सन शोभा मंडल और एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका नाम है नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर तथा चीफ इनोवेशन ऑफिसर गजल अलय का नाम शामिल है। देखिए फोर्ब्स का कहना है कि इन महिलाओं ने कोविड-19 जैसे कठिन दौर में भी हिम्मत नहीं हारी और कारोबार को नई ऊंचाइयां दी। अगला प्रश्न मतलब अगला क्या मतलब जो है 15 प्रश्न आपके हो गए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाते हैं, बताइए। नेक्स्ट है कि हर साल 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया था, बताइए। और ये भी हाल ही में 8 नवंबर को किस महापुरुष की 553वीं जयंती मनाई गई, इनका नाम बताइए। चौथा प्रश्न आपके कि इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस कब से कब तक मनाया था, बताइए। और पांचवा प्रश्न की 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया था, तो देखिए इसको हम 8 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में भारत ने अक्टूबर 2022 में रूस से जो है सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया, ऐसा आंकड़ों से पता चला है। और देखिए भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच में गोवा में आयोजित किया जाएगा। और मथुरा वृंदावन धाम को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।